जो लहरों से आगे नजर देख पाती तो तुम जान लेते मैं क्या सोचता हूँ। वो आवाज तुमको भी जो भेद जाती तो तुम जान लेते मैं क्या सोचता हूँ। जिद का तुम्हारे पर्दा सरकता तो खिड़कियों से आगे भी तुम देख पाते। आंखों से आदतों की पलकें हटाते तो तुम जान लेते मैं क्या सोचता हूँ। मेरी तरह खुद पर होता जरा भरोसा तो कुछ दूर तुम भी साथ साथ आते। रंग मेरी आंखों का बांटते जरा सा तो कुछ दूर तुम भी साथ साथ आते। नशा आसमान का चूमता तुम्हें तो हसरतें तुम्हारी नया जन्म पाती। खुद दूसरे जन्म में मेरी उड़ान छूने कुछ दूर तुम भी साथ साथ आते। तो भाइयों, बात क्या है कि ऐसा कॉन्वर्सेशन हुआ ही नहीं अभी तक, समझ रहे हो? तो मुझे आदित्य को, तो देवांश ने आदित्य को बताया होगा ना कि जब ईमेल हाँ आया हाँ तो मैंने पहले तुम्हारा चैनल चेकआउट किया कि तुम्हारे सब्सक्रिप्शन कितने हैं तुम्हारे। तो मैंने देखा सब्सक्रिप्शन तो ज्यादा नहीं है, तो क्यों टाइम दूं। फिर मैंने देखा कि फर्स्ट वीडियो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी ऑन फायर। मैंने कहा अच्छा ऐसा क्या, सीरियस सीरियस काम कर रहे हैं बच्चे। तो मैंने सोचना शुरू किया और मुझे दिखा कि तुम लोग अच्छे लोग हो, तो इसलिए मैंने बोला करते हैं। तो आई एम हाँ। रियली ग्लैड, आई एम वेरी हैप्पी। माई ओनली थिंग इज कि मैं ज्यादा बोल देता हूँ, तो तुम लोग थोड़ा एडिट वेडिट करना, अदरवाइज थोड़ा ओवरबेयरिंग ना हो जाए। हाँ हाँ सर, वो तो देख लेंगे। कोई बात नहीं, मतलब मजा ही आता है ज्यादा सुनने में, तो हाँ हमें तो एटलीस्ट हाँ, तो जनता मैं का तो क्या पता, मतलब ऑडियंस का। ठीक है, कोई बात नहीं। जनता आती नहीं, रहेगी सर। नहीं तो 2 पार्ट में रिलीज कर देना, पार्ट 1 हाँ पार्ट 2। हाँ, हाँ, वो हम भी सोच रहे हैं। हम्म, तो सर एक क्वेश्चन था कि मतलब जरा एक्टिंग के बारे में अगर देखें तो आप वो प्री प्रोडक्शन वाले लेक्चर में आप कह रहे थे कि यू इंस्टेड ऑफ डूइंग द रिहर्सल यू प्रेफर टू स्पेंड मोर टाइम विद योर एक्टर्स सो दैट यू गेट टू नो देम बेटर। या एंड तो जो एग्जांपल आपने दिया था, अगर आपको याद हो, तो दैट गाय शेयर्ड अ वेरी वेरी डीप एंड पर्सनल स्टोरी अबाउट या हिमसेल्फ, या एक्टर। या And then you said that अगर उनसे एक्टिंग ना हो पाए उस लेवल पे at some particular point, then you can remind them of that या and tap into those feelings. How do you do this with child actors? How do you यार, manipulate them? चाइल्ड एक्टर्स का देवांशु इज अ बेटर पर्सन टू आंसर, बट मैंने देवांशु से जो सीखा है उसके बेसिस पर मैं बताता हूँ कि चाइल्ड एक्टर्स को पूरी स्टोरी मत बताओ, फिल्म का प्लॉट मत बताओ उसको। बस मोटा मोटा बता दो कि ये तुम्हारे पापा हैं, ये तुम्हारी मम्मी है, ये तुम्हारी दीदी है, ये तुम्हारी नानी है, ये तुम्हारे दोस्त हैं, और तुम लोग अपने घर में रहते हो और बर्थडे की तैयारी चल रही है। बस। हमने तो चाइल्ड एक्टर जो अमेरिकन सोल्जर्स थे उनको बैन कर दिया था कि वो किसी एक्टर से मिलेंगे नहीं। तो व्हेन दे एंटर्ड द फिल्म, दैट वाज व्हेन दे मेट द एक्टर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। सो बेसिकली दे मेट द एक्टर्स the moment when the American soldiers meet Chintu's family, that moment has been captured in camera. समझ रहे हो? तो चिंटू को पता था सोल्जर आने वाला है, सोल्जर आने वाला है, सोल्जर आने वाले हैं, तो बड़ा एक्साइटेड था वो। और वो हमको चाहिए था बिकॉज चिंटू को हमने हमेशा देखा कि वो ऐसा बंदा है, वाहिद का दोस्त है ना, तो फैसिनेटेड होगा कि वाहिद के इतने अमेरिकन सोल्जर्स दोस्त हैं तो मेरे भी होने चाहिए। तो वो अभी वेट कर रहा है कि सोल्जर आएंगे, तो जब सोल्जर आते हैं तो उसका वो होना चाहिए उसके चेहरे पर। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं कि पूरे डिटेल में नहीं बताएं बच्चे को, और जब वो मोमेंट है उस मोमेंट पर, हाँ, और बच्चे से भी बहुत बातें करते हैं। बच्चे की फैमिली को समझने की कोशिश करते हैं, बच्चे को कैसा चाइल्डहुड मिला वो जानने की कोशिश करते हैं। दिवांशु हमेशा कोशिश करता है कि ऐसे बच्चे को कास्ट करें जिसकी फैमिली बहुत अच्छी है, मतलब उसके पेरेंट्स बहुत केयरिंग है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, उसके पेरेंट्स जो है वो बहुत प्यार करते हैं बच्चे को। तो उससे क्या होता है कि देवांशु के लिए आसान हो जाता है एक फीलिंग लेवल पर बच्चे से कनेक्ट कर पाना, कि क्योंकि देवांशु को नहीं पता बच्चे का बचपन कैसा है, लेकिन देवांशु को पता है कि एक प्यारा बचपन क्या होता है, एक अच्छे माँ बाप होते हैं जब प्यार करते हैं तो क्या होता है। तो देवांशु कैन आस्क द किड कि कोई आकर तुम्हारे पापा को मारेगा तो तुमको कैसा लगेगा। तो किड कैन वेरी इजीली से कि मुझे बहुत बुरा लगेगा, ठीक है। तो देवांशु कैन टेल हिम कि अभी इसने आके तुम्हारे पापा को मारा है ना, तो अभी तुम्हारा क्या होना चाहिए रिएक्शन। तो बच्चा आ जाता है धीरे धीरे उस इमोशनल स्टेट में पहुंच जाता है।
बट उसमें वही है कि जब फिल्म इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग हो, जहां पर आप फादर के ह्यूमिलिएशन और फादर पर जो वायलेंस हो रहा है उसकी बात कर रहे हो, तो जरूरी है कि बच्चे को थोड़ा प्रिपेयर कर लें। तो उसके लिए हम लोगों ने काउंसलिंग करवाई थी बच्चों की। मेरी वाइफ साइकेट्रिस्ट है, तो हमने चारों बच्चों का काउंसलिंग सेशन किया था, क्योंकि बच्चों के सामने गालियां दी जा रही हैं, बच्चों के सामने वायलेंस हो रहा है। तो हर बच्चे को प्रिपेयर किया गया था कि ये जो हो रहा है ये दुनिया में होता है और इस फिल्म की कहानी में हो रहा है, लेकिन रियल लाइफ में होना नहीं चाहिए, ये अच्छी चीज नहीं है। तो ये हम कहानी कह रहे हैं जिससे कि लोगों को समझ में आए कि ये नहीं होना चाहिए, मगर हम ऐसे नहीं बन सकते। तो बच्चों को प्रिपेयर कर दिया गया उस चीज के लिए। उसके बाद जब ये सब हुआ तो यू कैन, ऑल्दो इट स्टिल रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ सेंसिटिविटी। तो देवांशु क्या करता है कि सेट पर बच्चे का एटलीस्ट एक पेरेंट का रहना कंपलसरी है। तो सीन के दौरान बच्चे का एक पेरेंट पास में बैठा है, तो जो भी बातचीत हो रही है, और चिंटू के तो पापा भी एक्टर हैं एक्चुअली, जो वेदांत जिसने चिंटू का रोल प्ले किया, तो ही वाज इन अ वे ही वाज द कोच, ही कोच्ड हिज सन। तो जब भी बच्चे को सीन समझाया जाता था तो वो भी साथ में होते थे। इट वाज देवांशु एंड करण चिब्बर, बोथ ऑफ देम टॉकिंग टू वेदांत। राइट। बीशा ऑब्वियसली थोड़ी बड़ी है, तो बीशा के लिए आसान था। बीशा बहुत ऑब्जर्वेंट भी है और बहुत सिंसियर है। वो तो मतलब उसके परफॉर्मेंस में भी दिखता है, बहुत सिंसियर लड़की है। हाँ हाँ। तो वो थ्रू आउट वो ऑब्जर्व करती थी विनय को, तिलोत्तमा को, सीमा जी को, उनसे बातें करती थी, टेक्स के बीच में उनसे डिस्कस करती थी कि आप इतनी आसानी से कैसे रो देते हो, मुझे भी रोना है, मैं कैसे रोऊं। तिलोत्तमा उसको समझाती थी कि तुम ज्यादा ज्यादा प्रेशर मत लो, रोना आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है, जो सच्चा है वही सही है। तो इस तरह उनके बीच बातें होती थी। तो वही है, बिशा के साथ थोड़ा डिफरेंट था। जैनब का ज्यादा प्रेशर नहीं था, जैनब का रोल थोड़ा आसान था इन अ वे। तो जैनब को कर लिया गया था आसानी से। और तो जैनब का क्या है कि वो देखने में लगता है कि बहुत ही सिंपल सी लड़की है जिसको ज्यादा नहीं पता, बट वो बहुत शार्प है। तो वो ना, वो उसको समझाना नहीं पड़ता, वो इंट्यूटिवली समझ जाती है कि अभी क्या करना है। और वाहिद तो ऑब्वियसली बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का, लाइक ही इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट किड्स आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। मतलब वो क्या नहीं है, वो क्या नहीं करता है, वो डांस बहुत बढ़िया करता है, वो गाना बहुत बढ़िया गाता है, सब कुछ ही, पढ़ाई में अच्छा है। वो बहुत बहुत स्मार्ट और बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है। और बहुत, उससे बात करोगे लगेगा तुम किसी अडल्ट से बात कर रहे हो। मतलब वो किसी से भी बात कर सकता है। मतलब कई बार ऐसा होता था शूट के बाद वो और अमेरिकन सोल्जर्स तीनों बैठे हुए हैं और तीनों के बीच एक बहुत ही इंटेंस डिस्कशन चल रहा है। तो भाई उस किस्म का लड़का है। और ऑल्सो बीइंग इन कश्मीर उसने चीजें देखी हैं विच इज इजी फॉर हिम टू रिलेट विथ। एक चीज ये थी कि वो अपने पापा से बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो अपने पापा से बहुत अटैच्ड है, मगर पापा काम में इतना बिजी रहते हैं कि वो वाहिद के साथ ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पाते थे। लेकिन इस फिल्म के शूट के कारण क्या हुआ कि मम्मी को कश्मीर में रहना पड़ा और पापा उसको लेकर बंबई आए, एंड ही वाज फोर्स्ड टू स्पेंड हिज डेज विद हिज सन। सो ही वाज वेरी हैप्पी कि मुझे अपने पापा के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है। तो जब ये बात उसने अमेरिकन सोल्जर्स को बताई तो एक दिन रेजी ने मुझे बोला कि सी सैटी, यू आर नॉट जस्ट मेकिंग अ फिल्म, you are uniting hearts. नहीं, but I mean, of course, if you look at the adult cast of the film, वो तो stellar cast है ही, हमने उनका इतना सारा काम देखा है. But I was really impressed, especially with Lakshmi's character. I thought she did it. I mean, of course, she is not very, मतलब कुछ adult तो है नहीं वो, पर लेकिन उसका जो calm और composedness है in almost all the scenes she is in. I thought Bisha Chaturvedi, that's her name. I really loved her in the film. या लक्ष्मी, देखो हम लोगों को तो लगता है लक्ष्मी बड़ी होगी ना, तो वो मदन और सुधा दोनों के बेस्ट क्वालिटीज लेकर एक और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंडिविजुअल बनेगी। लक्ष्मी का जो इनर स्ट्रेंथ होगा ना, वो मदन और सुधा को सरपास कर जाएगा। और मुझे लगता है, मतलब आई एम रियली सरप्राइज्ड व्हेन पीपल क्वेश्चन द गुडनेस ऑफ आवर कैरेक्टर्स, बिकॉज मुझे लगता है हम सब की जिंदगी में एक इंसान जरूर होगा
जो वही करेगा जो मदन ने किया, वाहिद को बचाने के लिए वो मुंह नहीं खोलेगा। मेरी अपनी माँ नहीं करेगी, मेरी माँ अगर सिचुएशन में होगी तो वो नहीं करेगी। अरे मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा यार। तो अगर मैं खुद ही वैसा इंसान हूं जो नहीं करूंगा, तो मैं कैसे बोलूं कि दुनिया में ऐसे लोग नहीं होते हैं। और मुझे तो ये भी लगता है कि चिंटू तो बहुत छोटा है, अभी बहुत छोटा है चिंटू। चिंटू की अपनी पर्सनालिटी अब फॉर्म होना शुरू करेगी। जो लास्ट शॉट है फिल्म का, उससे लगता है कि अब चिंटू का बड़ा होना शुरू होगा, राइट। जो किसी ने मुझे मैसेज ये भी किया था कि सैडली हमारा इनोसेंस खोना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कम ऑफ एज। कमिंग ऑफ एज के लिए इनोसेंस का खोना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली यही सच है। तो चिंटू का इनोसेंस का लॉस अब शुरू हो गया। तकिए पर उस वक्त वो क्या सोच रहा है जब फिल्म खत्म हो गई है? मतलब बोल तो दिया उसने कि, एंड आई एम आल्सो सरप्राइज पीपल आर सेइंग कि इतना पॉजिटिव एंडिंग, क्या पॉजिटिव एंडिंग यार? वो लोग वहां इराक में फंसे हुए हैं, घर जाने का कोई हिसाब नहीं। I thought it was a very like hopeless. I mean, hopeless तो नहीं, but I viewing from a child's perspective, ऐसा लगता है कि it's a innocent and happy ending. But especially from Lakshmi, who's on the side वाला bed, उसकी perspective से भी उसके expression से दिखता है कि it's not really a very happy ending. She does not know if she's going to be in India for her birthday. एग्जैक्टली। नानी कैसे देखती है जब चिंटू बोलता है हम लोग इंडिया जरूर लौटेंगे? नानी का चेहरा देखो कैसा है। बगल वाले कमरे में देखो मदन और सुधा की क्या हालत है। पूरे फिल्म में मदन को मतलब लोग बोलते हैं ना कि मदन इज सो चीयरफुल, एट टाइम्स यू क्वेश्चन हाउ कैन समवन। अरे यार देखो, जब वो अपनी प्रिवेसी में अपनी वाइफ के साथ होता है तो वो क्या होता है यार? ही इज नॉट दैट चीयरफुल, यू नो, भेजा फ्राई का विनय पाठक नहीं है वो। Exactly. वो मेरे तुम्हारी तरह अपनी वाइफ के साथ बैठा। उस सीन में तो लग रहा है वाइफ ही उसको संभालने वाली है, वो रोएगा रात में। तो वही है, आई फील लक्ष्मी का कैरेक्टर हैज रीच्ड दैट पॉइंट बिकॉज she was 6 or 7 when they arrived in Baghdad. So 6-7 साल की उम्र से अभी वो 11-12 साल की उम्र में है। उसने पूरा वो चेंज देखा, मतलब वो चेंज हुई है ना। तो लक्ष्मी तो बहुत ही अच्छी बनेगी। मतलब it'll be very, it's a wistful feeling, we will never get to know, but लक्ष्मी का क्या होता है, बड़ी होके वो कैसी बनती है, वो बहुत मुझे फेथ है कि लक्ष्मी जैसे लोग इस दुनिया को संभाल लेंगे। Right. So, going towards the characters a bit, so I think we both had a few observations. For example, Madan's character is very docile, मतलब ऐसे काफी भोला भाला, गऊ, right? हाँ. So that's one thing. So मतलब is that? I mean, we thought it tied into the fable of fairy tale aspect of it well. जिसमें मतलब there is a good and a bad जो होता है। तो do you think that's a fair reading? हाँ, I think now when we look back, yes, writing process में मुझे नहीं पता कि इतना कॉन्शियस डिसीजन था, ये मुझे नहीं पता। मैं जब पुराने ड्राफ्ट्स पढ़ता हूँ तो मदन वाज नॉट एज गुड और नाइस एंड नॉन कन्फ्रंटेशनल एज ही इज नाउ। वो धीरे धीरे शेप हुआ है। मदन इतना अच्छा कैरेक्टर जो बना है ना, वो धीरे धीरे बना है। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि मदन इज नॉट नाइस बिकॉज being nice comes naturally to him, yeah, being nice is the nice thing to do, yeah, but also being nice is the smart thing to do यार। मतलब मैं तो हमेशा ये बात मेंटेन करता हूँ, and I don't know why there are so many people who don't agree with me that when you are nice it's a strategic move। जैसे आप मेरे लेक्चर में बैठोगे तो आपको दिखेगा कि सत्यांशु इज लाइक पहले नहीं लगता था, मतलब मेरे बहुत पुराने स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता था कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। अभी आप देखोगे आई कम अक्रॉस एज अ वेरी हेल्पफुल एंड अ वेरी केयरिंग पर्सन, विच आई एम नॉट। बट आपको लगेगा कि यार सत्यांशु तो बहुत सही है, बहुत अच्छी, इज अ वेरी नाइस गाय। और वो नाइसनेस जो है ना तो वो वीकनेस का साइन है और ना वो गुडनेस का साइन है, वो स्ट्रैटेजी है। मतलब जिस दुनिया में
अच्छे लोग ही नहीं होते। जहां आपसे ढंग से कोई बात नहीं करता, वहां अगर आप किसी से प्यार से बात करोगे तो हाफ ऑफ द बैटल तो वहीं पे जीत गए आप, राइट है ना? मेरे को तिलोत्तमा का वो कमेंट याद आ रहा है कि आई वाज वेटिंग फॉर द ब्रदर्स टू ड्रॉप द एक्ट। बट देख वही है, अभी क्या है कि ऐसा तो नहीं कि ये हमने सोच समझ के एक्ट डाला है, लेकिन हम उतने गौ भी नहीं है जितना लोगों को लगता है, उतने गौ हम है नहीं। उसी तरह मदन उतना गौ नहीं है, वो उतना भोला भाला नहीं जितना लोगों को लग रहा है। वो उसको समझ में आ रहा है कि यार इसके अलावा और करेंगे क्या, मतलब और उपाय क्या है हमारे पास। हाँ, बट या वो फेबल वाली रीडिंग मुझे लगता है सही है। मुझे लगता है कि I feel the film has a very strong political voice because the politics of the film is this: minorities के लिए या endangered जो communities होती हैं या जो exploited communities होती हैं, उनके लिए जब propaganda बनती है तो वो होता है political film, ठीक है? तो goodness जो है ना वो endangered है भाई। और Very right, very good. चिंटू का बर्थडे इज अ प्रोपेगेंडा फिल्म बिल्कुल, to preserve goodness, right. not because goodness is the nice thing, but goodness is the smart thing to do. It's the right and the smart, strategically correct thing to do. If you're good to people, you are actually creating a defense around you. तुम्हारे आसपास इतने लोग खड़े हो जाएंगे, जब भी लाइफ में परेशानी होगी लोग तुम्हारी मदद करने आएंगे। और ये मैंने जब आई हैव लिव्ड दिस अपनी जिंदगी में, मैंने ये चीज को जिया है। मेरे इतने दोस्त हैं जिन्होंने मेरी हर वक्त मदद की है, जब भी मैं परिवार वालों ने मदद नहीं की उस वक्त दोस्तों ने मदद की है। तो मैं कैसे बोलूं कि ये स्ट्रैटेजी करेक्ट नहीं है, ये तो बहुत ही सही है। So yeah, I think it's a very political film where we are championing the existence and survival of good people. या एंड मतलब मुझे तो पर्सनली ये भी लगता है कि प्रोपेगेंडा का नाम हिटलर ने खराब किया है, नहीं तो प्रोपेगेंडा की अच्छा शब्द है। बिल्कुल अच्छा शब्द है। मतलब प्रोपेगेंडा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब बहुत जरूरी चीज है। आप 13th देखो, 13th जो डॉक्यूमेंट्री है, पूरी डॉक्यूमेंट्री प्रोपेगेंडा ही तो है, मगर जरूरी है, मगर है तो प्रोपेगेंडा ही। Right. So on that note itself, so I think in one of the streams you spoke about this backstory for, let's say, Darren's character. Yeah. तो आपने उसकी extensive तो इस पे एक मतलब एक ऑफशूट क्वेश्चन मेरा और दिवांश का ये था कि बैक स्टोरीज कितना इंपॉर्टेंट है अगर आप एक कैरेक्टर को डिफाइन करना चाहते हो, बिकॉज बैक स्टोरीज नेसेसरली दिखते तो है नहीं स्क्रीन पे। तो और वो रेट्रोस्पेक्ट में भी आ सकता है ना, मतलब आप लिखने के बाद भी सोच सकते हो ना कि हाँ नेट लॉस्ट अ फैमिली मेंबर इन 9/11 एंड डैरन हैज एस्केप्ड बैक एट होम। और क्या ये सिर्फ मतलब एज अ डायरेक्टर इज इट जस्ट फॉर यू टू have some idea in your head, or is it also a effective device to communicate something to the audience as well? For a film like this, backstory is very important, very important. Reason being, the reality of your characters cannot be the reality of one day. Suppose आप लिख रहे हो फिल्म लाइक लगान, उसमें तो कुछ महीनों की कहानी है ना, तो कैरेक्टर को जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है वो कुछ महीनों का मिल रहा है। इफ यू इन योर हेड आर इन द वर्ल्ड ऑफ द स्टोरी, एज एन एक्टर you know that your character spends 5 months in the world of the story. You will figure out your days and nights and your lunch and your loo breaks and everything, because even if you don't consciously figure out, you know that ये सब हुआ होगा। But Darren और लुइस तो वॉशरूम भी नहीं गए फिल्म में, राइट? तो अगर हम अपने एक्टर्स को सिर्फ एक दिन की रियलिटी प्रोवाइड कराएंगे तो एट टाइम्स क्या होगा, ऑडियंस को वो थोड़ा सुपरफिशियल लग सकता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है ऑडियंस को ये फील कराना कि हम जो आज विटनेस कर रहे हैं इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो हमको पता नहीं है, समझ रहे हो? और हमने सबसे ज्यादा वो किया हसन मेहदी के कैरेक्टर के साथ। हसन मेहदी के कैरेक्टर के साथ हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर नहीं किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे तो कैसा लगेगा कि एक ही दिन में इतने लोगों के बारे में इतना कुछ सामने आ गया। बड़ा अजीब लगेगा कि एक ही दिन में हो गया ये सब। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया कि हसन मेहदी के कैरेक्टर में खासकर
हमने ऐसे लाइंस बनाए लाइक सैयद हैज गिवन हिज कमांड। राइट ये लाइन जो है, ये इस सब के पीछे हिस्ट्री है, उस वक्त इराक में जो हो रहा था वो सब चीजें हैं। बट वो सब करके क्या हो गया कि एक कैरेक्टर बन रहा है जो जितना बता रहा है उससे ज्यादा तो कितनी बातें हैं जो नहीं बता रहा है वो, है ना। वो बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब एक्टर लाइंस परफॉर्म कर रहा होता है, सीन परफॉर्म कर रहा होता है, उस वक्त एक 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 आर्टिफिशियल मेमोरी का कॉन्सेप्ट होता है, जो कि डायरेक्टिंग का एक टूल है। आर्टिफिशियल मेमोरी ये है कि अगर मान लो चिंटू के फैमिली वाले बात करें कि पिछले बर्थडे पे क्या हुआ था, याद है सपोज, अब एक्चुअली पिछला बर्थडे हुआ नहीं, क्योंकि कैरेक्टर्स जो एक्टर्स हैं, मान लो हुआ भी है, मान लो कहानी में हुआ है, लेकिन हमारे एक्टर्स के लिए नहीं हुआ है ना पिछला बर्थडे, वो सीन तो नहीं शूट हुआ है। तो जब ये कैरेक्टर्स याद कर रहे हैं पिछला बर्थडे, तो वो लोग एक इंटेलेक्चुअल काम कर रहे हैं, एक उनका प्रोसेस प्योरली इंटेलेक्चुअल है कि पिछला बर्थडे याद है क्या क्या हुआ था। उसमें जरा भी मेमोरी इन्वॉल्व नहीं है, जरा भी विजुअल्स इन्वॉल्व नहीं है ना। लेकिन अगर मैं उनको बिठाकर बताऊं कि पिछले बर्थडे में ये हुआ था, और एक बहुत विविड डिस्क्रिप्शन दूं कि उसमें तो इनफैक्ट लक्ष्मी का तो हाथ जल गया था जब वो केक को डाल रही थी अवन में, तो उसका हाथ जल गया था, फिर वो पूरे समय आइस लगा के बैठी रही थी। जितना आप विविड डिस्क्रिप्शन दोगे, क्या होगा सेट पर, व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट पिछला बर्थडे, दे हैव एन आर्टिफिशियल मेमोरी टू फॉल बैक टू। वो एक्चुअली नहीं हुआ है, मगर डायरेक्टर ने एक बैक स्टोरी बनाकर एक आर्टिफिशियल इमेजेस डाल दिए हैं। तो क्या होगा, चिंटू अपने लाइन बोलते वक्त कुछ भी सोचेगा ना, तो ज्यादा चांस है कि वो सच्चा लगेगा, मैकेनिकल नहीं लगेगा। ठीक है। तो अगर किसी फिल्म में टाइम स्पैन बहुत छोटा है, कुछ घंटों की कहानी है, और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि बहुत विविड बैक स्टोरी बने, जो बैक स्टोरी कैरेक्टर्स के दिमाग में एक लिव्ड रियलिटी के तरह बस जाए। करेक्ट। जिससे जब एक्टर परफॉर्म करे तो ऑडियंस को इंफॉर्मेशन लेवल पर कुछ हम ज्यादा नहीं दे रहे हैं, एक्सपीरियंशियल लेवल पर हम दे रहे हैं। ऑडियंस को लग रहा है कि ये एक्चुअली इन लोगों के साथ ये हो चुका है। राइट। बट हाँ, ये रिट्रोस्पेक्ट में भी बनता है। चिंटू का बर्थडे में रिट्रोस्पेक्ट में बना था, जो प्लॉट डिमांड कर रहा था उस हिसाब से हमने बनाया था, और एक्टर्स के साथ मिलकर बनाया था। एक्टर्स जिस चीज में कंफर्टेबल थे उस हिसाब से हमने बना लिया था। तो ये एक एक्सपीरियंस ऐसा है जो आप एक्टर्स के साथ मिलकर बैक स्टोरी डालते हो। इट्स नॉट कंप्लीटली योर डूइंग, इज इट? या इट इज मोस्टली देयर डूइंग। ओके, आई सी, आई अंडरस्टैंड। इट्स मोस्टली देयर डूइंग बिकॉज वो जिस चीज के साथ इजीली कनेक्ट करेंगे, क्योंकि बैक स्टोरी पर बैठ के 4 महीना राइटिंग नहीं कर सकते ना। एग्जैक्टली। वो इंस्टिंक्टिवली बनेगा और वो उनकी अपनी लाइफ से आएगा तो बेटर है। तो हम लोगों ने इनफैक्ट एक ही रिहर्सल किया था जिसमें हमने बाकायदा कैरेक्टर्स को, अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं 5 और हसन मेहदी, ये 6 कैरेक्टर्स को हमने कॉस्ट्यूम पहनाया। और हमने क्या किया था, हमने पूरी उनकी पूरी लाइफ की स्टोरी को हमने वहाँ इनैक्ट किया था। मतलब इट वाज परहैप्स द मोस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ मेकिंग द फिल्म। हमने क्या किया, हमने घर बन गया था, घर का सेट बन गया था, शूट के 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। घर का सेट बन गया था। हमने हसन मेहदी को बोला कि दिस इज योर हाउस एंड यू आर नाउ गोइंग टू गिव दिस हाउस टू योर फ्रेंड, सो दिस इज योर लास्ट डे इन द हाउस, राइट, so go and spend your last day in the house. So then the actor, he's alone in the house. Devanshu and I and the DOP at times, all 3 of us are like sitting in corners, or like we are almost invisible, and Hasan Mehdi is roaming around the house alone. Now imagine that house, Hasan Mehdi alone in that house. He spent a very long time in that house, about 15, 20, 25 minutes. वो बेड पे बैठ रहा है, वो फोटोज देख रहा है, वो अकेला, इज टचिंग थिंग्स। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, उसको फोन दिया और देवांशु चला गया विनय के पास। विनय बाहर सेट के बाहर है, और उसने फोन मिलाया, और लाइक प्रिटेंडिंग टू बी हसन मेहदी, उसने बोला, ब्रदर द हाउस इज रेडी, व्हेन आर यू कमिंग। और फिर मदन आया। फिर हमने बोला, चलो नाउ मदन हैज कम, नाउ यू गिव हैंड अवे द हाउस टू हिम। तो उसने पूरा घर का उसको दौरा कराया
कि दिस इज माय हाउस, और मदन पूछ रहा है कि मदी भाई व्हाट इज दैट रिटन इन अरबिक ऑन द वॉल, व्हाट डज दैट मीन, सो ही इज सेइंग कि दैट इज अ शिया प्रेयर। तो उनके बीच वो सब कॉन्वर्सेशन हो रहा है, दे आर प्लेइंग द कैरेक्टर बट दे आर इनैक्टिंग portions which are not in the film. This is the rehearsal that we did. उसके बाद हसन मदी ने बोला कि ओके ब्रदर टेक केयर ऑफ द हाउस, और कान में जाके मैंने विस्पर कर दिया कि मेक श्योर यू टेल हिम दैट ही कैन नॉट चेंज द डेकोर ऑफ द हाउस। सो व्हेन ही वाज लीविंग ही सेड मदन ब्रदर आई हैव ओनली वन रिक्वेस्ट, डू नॉट चेंज द डेकोर ऑफ द हाउस। वो उसने उसको बोला, तो क्या हुआ कि फिल्म के कैरेक्टर्स के लिए भी वो एक रियलिटी, एक आर्टिफिशियल मेमोरी बनी ना, जो कि 6 साल पहले नहीं हुई, 2 दिन पहले हुई, मगर हुई तो, राइट। उसके बाद मदन ने फोन किया और अपने घर फोन किया, और देवांशु फोन लेके तिलोत्तमा के पास बैठ गया। हाँ, और कैसी हैं, सब ठीक है, अच्छा लक्ष्मी है क्या, बात कराइए ना जरा। हाँ पापा कैसे हैं, पापा ठीक है क्या। और उस वक्त नानी का रिलेशन अच्छा था, तो नानी से भी बात हो रही है, कैसे हैं दामाद जी, सब ठीक हैं, खाना पीना खाते हैं कि नहीं ठीक से, वो सब हुआ। और उसके बाद बोला कि माँ हम घर देख लिए हैं, वहां पर बहुत बढ़िया घर है, मतलब मुसलमान आदमी का घर है लेकिन बहुत भला आदमी है, ये सब भी हुआ। हाँ, नानी को बोला गया कि आप चिंता मत कीजिए, नानी बोलती है हम गंगा जल ले आएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद वो लोग आए, मदन ने कैसी हैं, अरे लक्ष्मी बेटा, गले लगाया, बच्चे को चिंटू को गोद में उठाया। दे आर एक्चुअली डूइंग इट, एंटायर फैमिली, चिंटू लक्ष्मी, दे आर किड्स, फॉर द फर्स्ट टाइम दे आर एक्टिंग, एंड दे आर एक्टिंग विद द एंटायर फैमिली। सोचो क्या बॉन्डिंग हुई होगी। उसके बाद वो लोग घर में आए, फिर मदन पूरा घर का पूरा ये दिखा रहे हैं, यहाँ बेडरूम है, माँ आप यहाँ रहेंगी, लक्ष्मी और आप यहाँ सोएंगे, चिंटू हमारे साथ सो जाएगा, बच्चा है ना अभी, और यहाँ पर आपका पूजा का ये बना दिए हैं, देखिए ठीक है ना, यहाँ पर पूजा का हनुमान जी का भी फोटो लगा दिए हैं यहाँ पर, वो सब हो रहा है। और वहां पर वो बोलता है बस एक बात है, जो मकान मालिक है बोल के गया है कि घर को छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसा है डेकोरेशन वैसा ही रहेगा। तो उस बात पर नानी बोलने लगती है, क्यों ऐसा क्यों बोला, उसको ऐसा है तो अपना सामान उठा के ले जाए, हम लोगों को कोई जरूरत थोड़े है उसका सामान का, पता नहीं क्या खाया होगा, या किसको कौन सा जानवर काट के खाया होगा, क्या किया होगा, ले जाए वो। नहीं माँ ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो, सुधा उसको समझा रही। देखो ऑल कैरेक्टर्स आर अंडरस्टैंडिंग देयर ओन। ये वो हुआ, साथ में वो लोग खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, चिंटू एक घर से दूसरे कमरे में दौड़ रहा है, ये सब हुआ। और उसके बाद वो लोग बैठकर खा रहे थे, अचानक मैंने मदन को बोला कि कान में जाके, मतलब हम लोग बस कान में जाके ना उनको एक प्रॉम्प्ट देते थे, तो मदन को बोला कि अभी आपको फोन आएगा और उस फोन में अनाउंसमेंट होगा कि अमेरिका आने वाला है, अटैक होने वाला है। तो बाकी फैमिली मेंबर को पता भी नहीं है कि मैंने मदन को क्या इंस्ट्रक्शन दिया, तो बाकी फैमिली मेंबर हंसी मजाक कर रहे हैं अपना, ठीक है। और मदन का फोन बजा और मदन ने बोला कि 1 मिनट, और फोन लेके वो साइड में गया, तो फैमिली मेंबर्स बात भी करें किसका फोन है, क्या क्यों क्या बात कर रहा है, वो सब भी हुआ। और फिर मदन ने फोन रखा और आके बोला, डाइनिंग टेबल पर सब थे, आया और बोला कि हो गया, खाना खा लिए, जाओ लक्ष्मी बेटा जाओ, चिंटू बाबू का हाथ धुलाओ चिंटू बाबू का, रूम में ले जाओ चिंटू बाबू को। तो लक्ष्मी और चिंटू को, ये सब वो लोग इम्प्रोव कर रहे थे। तो लक्ष्मी और चिंटू कमरे में चले गए, और फिर मदन ने नानी को और सुधा को बोला कि देखिए अभी फोन आया है, थोड़ा मामला नाजुक होने वाला है, थोड़ा सुन रहे हैं कि अमेरिका वाला लोग अटैक करेगा। तो अचानक नानी रोने लग गई, शी एक्चुअली ब्रोक डाउन, सीमा जी, कि अब कैसे होगा, कैसे रहेंगे यहाँ पर, मतलब वो बैठ के क्रिप करने लगी। और मदन को अचानक वो मदन को गाली देने लग गई कि तुम्हारे कारण ही हुआ, तुमको क्या जरूरत था मुसलमान देश में लाने का, क्या जरूरत था हम लोग को, हाँ ऐसे कुछ बोलने लग गई। तो मदन जो है उसको सुधा ने बोला कि आप जाइए उधर देखिए लक्ष्मी क्या कर रही है। तो वो चला गया लक्ष्मी और चिंटू के पास कमरे में कि बेटा क्या क्या कर रहे हो तुम लोग, करके उधर चले गए। और यहाँ पर ये क्रिप करने लगी। तो तिलोत्तमा ने बहुत ट्राई किया सीमा जी को शांत कराने का, बट सीमा जी बोले ही जा रहे हैं, तो तिलोत्तमा ने उसको पीछे से हक कर लिया। तो सीमा जी चेयर पे बैठी हुई थी, तिलोत्तमा पीछे खड़ी थी, उसने सामान था किचन का, उसने सामान रखा डाइनिंग टेबल पर और पीछे से हक कर लिया कि चुप हो जाओ ना माँ, तुम क्या बोले जा रही हो। तो बस सीमा जी रोने लग गई कि हम अपने लिए थोड़े बोल रहे हैं, हम तो बूढ़ा आदमी है, हम तो मर जाएंगे, मेरा जिंदगी कहाँ बचा है ज्यादा, लेकिन बच्चा लोग का सोच के हमको लगता है ये लोग का क्या जीवन है, अभी तो जीवन शुरू ही हुआ है।
वो दोनों रोने लग गए, हम लोग रोने लग गए। अचानक वो रियलिटी जो हमने 10 साल पहले स्क्रिप्ट में लिखी थी, अचानक वो रियलिटी जो है वो फ्लैश एंड ब्लड में सामने आ गई कि ये लोग सच में ट्रैप्ड हैं यार इस घर में, ठीक है। और उसके बाद फिर उसने शांत कराया अपनी माँ को, फिर उसने माँ को बच्चों के पास भेजा, बोला कि बच्चों के साथ ठीक से रहो, बच्चों को भनक नहीं लगनी चाहिए। माँ चली गई बच्चों के साथ, और विनय, मदन और सुधा आ गए अपने बेडरूम में, और वहां पर वो फोन लगाया अपना पापा को, मदन ने, और मैं बन गया पापा। और फोन पे बात हुई कि बाबूजी कुछ जुगाड़ कीजिए, बड़ा मतलब हालत यहाँ नाजुक होने वाला है। और फोन रखने के बाद सुधा को समझा रहा है, और सुधा बहुत कमजोर पड़ गई है वहां पर कि कैसे होगा। और मदन समझा रहा है कि अरे कुछ नहीं होगा सुधा, तुम, हम लोग कभी किसी का बुरा किए हैं बोलो? हम लोग जब कभी किसी का बुरा नहीं किए हैं तो हम लोग के साथ बुरा क्यों होगा? सब ठीक होगा, देखना ना, सब ठीक होगा। ये बातें चल रही है। बोलते दो लोग बेड पे लेट गए, दोनों ने एक दूसरे को होल्ड कर लिया और बेड पे लेट के बात कर रहे हैं। और वहां पर मैंने कान पे जाके बोला, सो बेसिकली वी आर कटिंग टाइम ड्रास्टिकली बिकॉज 2 घंटे में ये पूरा सब कुछ हुआ था। तो मैंने कान पे जाकर बोला मदन को कि ब्रिंग चिंटू का बर्थडे, ब्रिंग अप चिंटू का बर्थडे। सो मदन सेज कि नहीं सुधा सुनो ना, हम तो ये बोलते हैं कि देखो बाबूजी से तो बात हो गई है, घर जाने का तो अब इंतजाम हो ही जाएगा, तो हम लोग अभी चिंटुआ का बर्थडे भी ना आ रहा है, हम लोग चिंटुआ का बर्थडे मनाएंगे यहाँ पर, और उसका पूरा स्कूल से बोलेंगे 50 ठो दोस्त को बोलेंगे बुलाओ, और पूरा घर को सजाएंगे और वहां पर पार्टी करेंगे। और फिर जब हम लोग यहाँ से जाएंगे ना तो हम लोग डेकोरेशन हटाएंगे भी नहीं, चिंटू का बर्थडे पार्टी हमारा फेयरवेल पार्टी होगा। उसके बाद हम लोग इंडिया लौट जाएंगे और घर को सजा हुआ छोड़ के चले जाएंगे। समझ रही हो? वो बोली कि क्या जरूरत है, इतना पैसे खर्च हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे नहीं, इराक का लोग भी याद करेगा कि बिहार का लोग आया तो सबको खिला पिला के बाय बाय बोला। उसके बाद वो लेके चलो अभी बताते हैं उन लोग को बताएंगे बच्चा लोग को कि चिंटू का बर्थडे पार्टी होने वाला है। सो नाउ वी हैव कम टू लाइक 2 वीक्स बिफोर द बर्थडे। और वो लोग जाते हैं, दरवाजा अंदर से लॉक्ड है, वहां पर सीमा जी जो दोनों बच्चों को कहानी सुना रही है। दरवाजा खोला जाता है और सीमा जी एकदम मुंह फेर के बैठ जाती हैं और शी इज ब्लैबरिंग, ये पता नहीं कैसा बेवकूफ आदमी है। और वहां पर मदन कि अरे चिंटू बाबू का बर्थडे मनाएंगे करके वो बैठा पेपर पेन लेकर और बोला चिंटू बाबू बोलिए बर्थडे का डिमांड क्या है, क्या क्या होना चाहिए बर्थडे पर? तो चिंटू बोलता है टॉफी, तो उन्होंने कहा टॉफी, और क्या होगा? तो वो सारा डिमांड होने लग गया। और वहां पर पीछे नानी बोल भी रही कि जब जब प्रॉमिस पूरा नहीं कर सकते हो तो फालतू में बच्चा को झूठा सपना दिखाने का कोई जरूरत नहीं है। वो भी चल रहा है। लक्ष्मी बोली नानी चुप करो, अभी चुप करके बैठ जाओ, अभी वो सब हो रहा है। दीज एक्टर्स आर डूइंग दिस ऑन देयर ओन and we are just observing. And when that in that scene all of them are sitting in Nani's room और फाइनली चिंटू के पापा लिस्ट बना के बोलते हैं कि चलिए लिस्ट बन गया है, अब हम लोग तैयारी करेंगे और हम लोग मनाएंगे चिंटू का बर्थडे। एंड वी एंडेड दैट वर्कशॉप। दिस वाज आवर वर्कशॉप। दिस it bonded the family, right? Amazing. And it created this artificial memory where we covered 6 years of their life in 2 hours, but not through story, through actually living those moments, by being those characters. And all the actors were so happy that day because it is like acting without any fear, acting without any camera, acting without any break. Like they kept going on for 2 hours non-stop, right? They cried, they laughed. हाँ, बीच में हमने ये भी किया था, हमने अमेरिकन सोल्जर्स, हमने फर्स्ट एडी को एंटर कराया था, दरवाजा पीट के वो अंदर आया था और उसने थोड़ा डराया धमकाया था इन लोगों को, वो सब भी थोड़ा हमने कर दिया था टू गिव देम अ सेंस कि अमेरिका सच में आ चुका है। तो that experience was a lot. Now it's almost like a film, you know, that entire rehearsal is almost like a film, and the audience will never know that, the audience will never see that perhaps. But then if we don't work for these joys, if we don't work with this kind of approach and sincerity for the craft and for story, I mean, then why are we storytellers, right? So yeah, that was a pretty special afternoon. We'll never forget that. I can only imagine. So yeah. I do theater here in Bangalore as just a part-time, and this is, I mean, I just directed my first play around a few months back, and this, like, getting the actors into the groove was my toughest task. And so end tak mujhe matlab
I was not even happy with the final product even. But this is a very interesting way of doing it. मैंने कभी नहीं सोचा था कि I could improvise so much. But yeah, thank you for this. Also, आप जैसे पापा का बोल ही रहे थे, I really noticed एक point पे जब पापा का फोन आता है, मतलब मदन के पापा का फोन आता है from India, that is Sanjay Mishra's voice. I just मुझे एकदम strike हुआ वो तभी के तभी. Yeah, that is Sanjay Mishra's voice. Yes. Anyway, so I guess we've talked a lot. So I think one of final questions that come to my mind is that आपने ये स्क्रिप्ट बहुत पहले लिखी थी ना, मतलब जब आप KMC से ग्रेजुएट कर रहे थे तब लिखी थी. तो आप जो इंटरवीनिंग टाइम है जितना 10-15 जितना भी साल था, तो उसमें आपने मतलब of course you watch more films, you've taught about films. तो in this context the script would be a very evolving document, right? मतलब जैसे आपने बहुत सारी changes की, तो how is there a specific procedure to go about that कि आप script को changes कैसे करते हो? Where does feedback come in? Where does feedback from different kinds of people come in? Also, what is the change that you saw? Like, what are the major changes? जैसे आप शुरुआत में बात कर रहे थे ना, तो मतलब ऐसा क्या है जो मतलब देखो, biggest जो challenge होता है ना, our film is a very plot heavy film. मतलब पूरी फिल्म प्लॉटिंग पे चलती है ना, मतलब there are events one after another. It's not a character, it's not like October or Piku, where there are only 2-3 big incidents. It's like every 5 minutes there is some big incident within the setting of the film, of course. So जब फिल्म प्लॉट बेस्ड होती है तो क्या होता है कि वही राइटर मोटिवेशन और कैरेक्टर मोटिवेशन में बहुत बड़ा गैप होता है, हमेशा होता है. मतलब आई कैन इमेजिन कि लगान में भी अर्लियर ड्राफ्ट्स में प्रॉब्लम रही होगी कि व्हाई वुड कैप्टन रसल गिव सच अ ऑफर, सच अ ridiculous challenge, and why would Bhuvan accept such a difficult challenge? Because the writer wants it to happen, but why would the characters do it? Okay, तो उस तरह का प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ऐसी फिल्मों में, where characters are really doing things they would not otherwise do, like the two soldiers, the way they are behaving. फाइनल जो प्रोडक्ट है उसमें भी प्रॉब्लमैटिक है ही थोड़ा, मतलब लोगों का बिहेवियर वगैरह तो थोड़ा सा है, मतलब थोड़ा फिल्मी बोल लो या थोड़ा डिफिकल्ट टू बिलीव. ये डिफिकल्ट टू बिलीव और फिल्मी ये सब का बस एक ही डायग्नोसिस है कि कैरेक्टर मोटिवेशन और राइटर मोटिवेशन के बीच में गैप होता है. हाँ, जो अभी भी है और वो हमेशा रहता है यार, वो हर फिल्म में रहता है. आप कितने अच्छे तरीके से उसको बिलीवेबल बनाते हो. मदन ने क्यों बोला कि आप मुझे ले जाओ, बस 10 मिनट दे दो, केक काट लें, ये तो बहुत बड़ी बात है ना. कोई घर का पेट्रियार्क क्यों बोलेगा अपने पूरे परिवार को अकेला छोड़ के क्यों चला जाएगा. तो इवन ऑन द डे ऑफ द शूट आई वाज आस्किंग विनय कि व्हाई इज मदन डूइंग दिस, बिकॉज वी ट्राइड आवर बेस्ट बट वी स्टिल डिडंट नो व्हाई और हाउ अ फादर वुड डू दैट. तो वही है सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है ऐसी फिल्म में, और चिंटू का बर्थडे में ये चैलेंज अभी भी है. और जिन भी लोगों को फिल्म कन्विंसिंग नहीं लग रही है ना, वो इसी कारण से नहीं लग रही है. मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मतलब वो ऑब्वियस प्रॉब्लम्स हैं स्क्रिप्ट के साथ. होता क्या है कि देन यू डिसाइड कि इज द स्क्रिप्ट गुड इनफ टू बी मेड, समझ रहे हो, बिकॉज परफेक्ट स्क्रिप्ट एक इल्यूजन है. वहां आप कभी नहीं पहुंच पाओगे, चाहे आप 10 साल लिखो चाहे 20 साल लिखो. तो परफेक्ट स्क्रिप्ट का मान लो एक इनविजिबल लाइन है, उसके नीचे एक लाइन है गुड इनफ टू बी मेड का लाइन, जो कि एक सॉलिड टैंजिबल लाइन है. अगर आप 50 लोगों को स्क्रिप्ट पढ़ाते हो और उनमें से 40 लोग बोलते हैं कि ये तो बना दो, तो इट्स गुड इनफ लाइन. और अगर आपको भी लग रहा है, तो चिंटू का बर्थडे में 5 साल की राइटिंग के बाद इट रीच्ड अ स्टेज वेयर इट बिकेम गुड इनफ टू बी मेड, राइट, which is 2012 में it became good enough to be made, which means we had taken care of the broad structure, we had taken care of the broad जो आप अभी फिल्म देखते हो 2012 में और अभी में ज्यादा फर्क नहीं है. 2012 और 2007 में बहुत फर्क है. कैरेक्टर्स वही हैं, वही 10 कैरेक्टर्स हैं, मोटा मोटा स्टोरी के इवेंट्स वही हैं, बट बीच में बहुत इवेंट्स नए हैं, पुराने हैं, बहुत कुछ है जो कि हमने हटा दिया फिल्म से क्योंकि इट वाज जस्ट नॉट मेकिंग सेंस.
एंड देन 2012 से 2017 जो हमने शूट किया, उन 5 सालों में वी वुड पे अटेंशन टू द मोस्ट प्रॉब्लमैटिक पार्ट्स and try to make those parts more believable, again trying to bridge the gap between character motivation and acting. Right. नहीं, तो आप ये जो problematic parts identify कैसे करते थे? Was it from feedback or like internal whatever? Feedback. और feedback जब solid अच्छा feedback आता है तो it makes sense and you also understand it. मतलब जैसे अभी जो final film है ना, इससे भी अगर मैं और देवांशु बात करते हैं तो हम तो बात करते हैं कहाँ पर गलती हुई, कहाँ खराब हुआ. ऐसा नहीं कि हम लोगों को नजर नहीं आ रहा. समझ रहे हो? देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या सीखी चिंटू का बर्थडे बनाने में, कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोगों को नजर आ रहे हैं और लगता है कि अभी अगर हम ये फिल्म बनाते तो ये प्रॉब्लम्स नहीं होते. ठीक है, लेकिन ये फिल्म हम अभी नहीं बना सकते क्योंकि फिल्म बन चुकी है. मतलब इट्स लाइक अ लूप, यू नो. तो देयर आर सम प्रॉब्लम्स यू आइडेंटिफाई ओनली आफ्टर लिविंग दैट पार्ट ऑफ योर लाइफ. Correct. एक गलती आप कर चुके होते हो, उसके बाद ही आप समझते हो कि ये गलती हुई. उसके पहले देयर इज नो वे यू कैन फिगर आउट एंड नो वन कैन टेल यू कि आप ये गलती करने वाले हो. तो ऐसा नहीं कि हम लोगों को, मतलब अब तो हम लोग को समझ में आता है कि व्हाई देयर आर फिल्म मेकर्स अराउंड द वर्ल्ड हु नेवर वॉच देयर ओन फिल्म्स, बिकॉज अपनी फिल्म देखकर उनको बस यही नजर आता है कि हमने कहाँ गलती कर दी. फॉर मी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वॉच चिंटू का बर्थडे नाउ, बिकॉज मुझे तो इतने प्रॉब्लम्स नजर आते हैं फिल्म में कि और कई लोग बोलते हैं कि आपको अगर प्रॉब्लम नजर आता है तो आप बताओ जरा क्या नजर आता है. वो मुझे कई लोगों ने समझाया है कि नहीं, यू शुड नॉट शेयर दैट. उसका रीजन क्या है कि बहुत लोग हैं जिनको फिल्म अच्छी लगी है, बहुत लोग, मेजॉरिटी को फिल्म अच्छी लगी है. ये फैक्ट है कि मोस्टली लोगों को फिल्म अच्छी लगी है और ऑलमोस्ट सभी लोगों को फिल्म थोड़ी बहुत फ्लॉज अगर इग्नोर कर दें तो ठीक लग गई है. ठीक है, विच मीन्स फिल्म के साथ लोगों का एक रिलेशन बन गया है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्ट के साथ ऑडियंस का एक रिलेशन हो. मेरा रस्किन बॉन्ड के रूम ऑन द रूफ नॉवल के साथ एक रिलेशन है. ठीक है, अभी अगर रस्किन बॉन्ड मुझे आके बोलेंगे कि ये तो मैंने इसलिए लिखा था और यहाँ पर मेरे से गलती हो गई, तो मेरा वो रिलेशन करप्ट हो रहा है ना. मेरा वो रिलेशन करप्ट नहीं होना चाहिए. मेरा लगान के साथ एक रिलेशन है, मेरा हम आपके कौन के साथ एक रिलेशन है, मेरा गुलजार साहब की पोएट्री के साथ एक रिलेशन है. उसके बीच में ये आर्टिस्ट को नहीं आना चाहिए. उसी तरह अगर आपको चिंटू का बर्थडे पसंद आई है, मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, उससे आपका रिलेशन जो फिल्म है उसके साथ अफेक्ट हो रहा है, करप्ट हो रहा है. वो नहीं होना चाहिए. वो अब आपका, आप आज से 10 साल के बाद चिंटू का बर्थडे देखोगे, आपका एक अलग रिलेशन बनेगा. जब आप फादर बनोगे, जब आपका एक बच्चा होगा, तो चिंटू का बर्थडे के साथ आपका एक दूसरा रिलेशनशिप बनेगी आपकी, है ना. तो वो एक ट्रूथफुल चेंज है, वो एक सच्चा चेंज है. उस चेंज में आप और आर्ट वर्क है, बस आर्टिस्ट बीच में नहीं आ रहा है. तो ये ट्रायंगल बड़ा जरूरी है, आर्टिस्ट, आर्ट और ऑडियंस का ट्रायंगल, जिसमें हर लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है. Right, that's I guess a very positive and a very enlightening note to end the episode. So thank you sir for taking out your time. काफी सारा वक्त हमने आपका निकाल लिया. Please follow Satyanshu sir on Twitter. He's SATYSINGH, Seti Singh on Twitter. You can follow Devansh on Twitter at Devnash. You can follow me on Twitter at also goes by V. And yeah, thank you sir. Thank you so much for having this discussion. ये हमारा पहला episode है. This is the first time we are, I think at least I am interviewing anybody. तो हमको तो काफी मजा आया. And thank you so much for being here. Thank you so much for having me. In fact, these stories are so special that, you know, the making of the film and these little things that we did, कि मुझे तो लगता है कि can there be a way to let more people be aware of it, but then of course ये भी लगता है कि कौन interested होगा. अभी मैंने आपको सुनाया, ये इतनी कहानी सुनाई मैंने आपको, आप लोगों को कितना मजा आया नहीं आया, सुनने वालों को कितना अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, कोई सुनेगा भी कि नहीं, ये सारी चीजें हैं. बट वही है यार, मुझे तो लगता है कि जस्ट लाइक चिंटू का बर्थडे, इट फील्स द राइट थिंग टू डू. दुनिया में एक भी इंसान है जो ये पॉडकास्ट सुनकर उसके चेहरे पर स्माइल आएगी और जिसको स्टोरी टेलिंग और एक्टिंग और फिल्म मेकिंग के बारे में कुछ भी इंसाइट मिलेगा, तो आई थिंक ये जो टाइम हमने स्पेंड किया, इट्स टोटली वर्थ इट.
और इन्हीं छोटी छोटी चीजों के लिए जीना है। अदरवाइज तो यार अगर हम लोग बड़े बड़े एंड रिजल्ट्स और गोल्स पे ही जिएंगे हाँ। तो चिंटू का बर्थडे नहीं बन पाएगी। इस तरह की Right. कहानियां हम नहीं कर पाएंगे। Right. हाँ, मतलब I guess our intention behind making this podcast is also the same कि at least कोई तो सुन ले। एग्जैक्टली। मतलब हमको कोई like of course we are not earning money out of this, not our primary job. तो I mean हाँ, also because जैसे आप बोल रहे हो ना pleasure derived from it, जैसे मैं वी को बता रहा था आपके आने के पहले कि वो जो एक पॉडकास्ट है जो फर्स्ट ड्राफ्ट का सेकंड सीजन निकलने के ठीक पहले आपने प्रमोशन के लिए किया था ध्रुव और गौरव उन लोगों के साथ, तन्मय के साथ जो किया था, तब मैं कॉलेज में था बिट्स में, और तब मैंने थोड़ा लिखना चालू किया था, एआईबी की इंटर्नशिप खत्म हो गई थी और मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया रूम में कि देख ये नया पॉडकास्ट निकला है। तो मैं बैठ के देख रहा था, 40 मिनट का पॉडकास्ट था एंड लास्ट के 10 minutes I remember I was crying because I was like people are talking about things that I am like so passionate about and they are talking so passionately about it कि I was crying. I was like यार ये करना है। अगले दिन गया, भरा फॉर्म, फिर तो ठीक है जो भी हुआ। It was worth it ना, it was worth it। जब Yeah, तन्मय ने मुझे बोला था वो पॉडकास्ट के लिए, तन्मय ने मुझे बोला था, मुझे लगता था कि मतलब कौन सुनेगा, और उस वक्त तो मैं बिल्कुल भी बहुत ज्यादा कैमरा शाय, मतलब मेरा मतलब बहुत मुझे अजीब लगता था। मतलब मैं लाइव क्लास में पढ़ाना आई एम वेरी कंफर्टेबल विद दैट, बट ऐसे रिकॉर्डिंग करना अंटिल परपेचुअली समथिंग इज ऑन यूट्यूब बड़ा मुझे अजीब लगता था। बट उस पॉडकास्ट के कारण मुझे इतना प्यार मिला है कि मुझे लगता है कि वाह यार ठीक है, मतलब परहैप्स इतने फास्ट पेस दुनिया में भी शायद इतना स्लो कॉन्वर्सेशन का वैल्यू है, जहाँ पर मतलब हम तीनों बात कर रहे हैं अबाउट समथिंग वी लव एंड समथिंग वी आर पैशनेट अबाउट, बट परहैप्स इट इन्फेक्ट्स पीपल इन सम वे। तो थैंक यू एंड आई रियली you know I have seen your I have heard your first podcast. मुझे लगता है कि what you guys are doing is very rare, and what I like the most is that you have the inquisitiveness of a student, of a scientist, and of an artist. If an artist stops asking questions, if an artist stops her quest, तो वो आर्टिस्ट नहीं रहता है। तो तुम लोगों के पॉडकास्ट में मुझे वो नजर आता है कि तुम लोगों में वो क्वेस्ट है, और हम तीनों को प्रे करना चाहिए कि हम लोग जब अपने डेथ बेड पे होंगे तब भी हम ऐसे ही रहें, हम लोग सिनेमा को और स्टोरी टेलिंग को उसी नजर से देखें। स्टूडेंट बन के रहना सबसे अच्छा है, कीप्स यू ग्राउंडेड, कीप्स यू पैशनेट, एंड कीप्स योर प्रायोरिटीज करेक्ट। तो हम सब स्टूडेंट बने रहे सिनेमा का, यही सबसे अच्छा है यार हम सबके लिए। Yes, hopefully. Thank you, sir. Thank you very much. These are big words of wisdom for us, especially people like us who are starting out. Thank you so much. Thank you आदित्य, thank you देवांश, lovely talking to you. फिर मिलेंगे हम लोग। तुमसे कहा ही नहीं, पर कुछ असर तुम पे बोलो हुआ कि नहीं, इस दिल से और मुझसे क्यों ये मानूं मैं, जाना है तुमको, क्यों ये मानूं मैं, जाना है तुमको दूर, क्यों ये मानूं, जाना है तुमको दूर, यूं ही पल में मेरी आंखों से दूर।